हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। आज हमारी पॉलिटी की 5th क्लास है। हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, इसमें पहले हम टॉपिक के रिगार्डिंग जो थ्योरी होगी उसको कवर करेंगे और फिर टॉपिक के एंड में उसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। फ्रेंड, ये एक्ट आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल को समझना चाहती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं तो आपको इस एक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। जो कंपनी रूल है उसको हमने पहले की जो अब तक 4 क्लासेस आ चुकी हैं उसके अंदर डिटेल में हमने कवर किया है और साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज भी किए हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा तो पहले जाकर उन क्लासेस को देख लीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिकॉज आपको एक सीक्वेंस की फॉर्म में ही इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारा कंपनी रूल तो ख़त्म हो गया है, अब हम पढ़ेंगे क्राउन रूल के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इस एक्ट को लाया गया जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ। उसके बाद 1857 के रिवॉल्ट को सिपाही म्यूटनी भी बोला जाता है और कुछ हिस्टोरियन इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम इस रिवॉल्ट की हिस्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे तब हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक्ट्स के ऊपर ही रहेंगे। जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो उसके बाद जो लोग थे, इंडिया की कुछ एरिया के जो लोग थे अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे, उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। कईयों ने तो हथियार उठा लिए थे। इस चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि पहले तो सारा कुछ अच्छे से हो रहा था, हम इंडिया को अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर कर रहे थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी फ्रेंड्स वो तो लंदन में थी, लेकिन वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके थ्रू इंडिया के अंदर राज कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होने वाला प्रॉफिट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाता था और वो इंडिया के अंदर बैठकर उसे पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही थी। जैसे 1853 के एक्ट में ऐसा कर दिया गया था कि उनके पास पावर आ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास इतनी पावर थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी हटा सकती है और उनका कंट्रोल अपने पास में ले सकती है, बिकॉज वहाँ पर कोई डेडलाइन नहीं दी गई थी उन्हें। अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको उन्होंने हटाने का सोचा कि हमें अपनी गवर्नमेंट के अंदर जो इंडिया में गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये एक्ट लाया, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी से बोलते हैं, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसे एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भी जो भी कंट्रोल था, उसके पास जो भी पावर्स थी, वो सभी की सभी ट्रांसफ़र हो गई थी अब ब्रिटिश क्राउन के पास। ब्रिटिश क्राउन के पास होगी थी। अब इंडिया के अंदर जो भी गवर्नेंस होगी, जैसे भी गवर्नमेंट को चलाया जाएगा इंडिया के अंदर, वो मैजेस्टी के नाम पर चलाया जाएगा। मैजेस्टी मीन्स कि क्राउन, सभी चीज़ों की मालिक अब क्राउन होगी इंडिया के अंदर। जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की टेरिटरीज थी उन पर पोजेशन अब किसका होगा, ब्रिटिश क्राउन का होगा। और इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे अब उसे वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया था और लॉर्ड कैनिंग जो थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए थे। फ्रेंड्स, जब 1773 का जो एक्ट था इसमें हमने पढ़ा था कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1833 के एक्ट में
जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1858 के इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे अब उसकी पोस्ट को वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दिया गया और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स, जो लॉर्ड कैनिंग थे वही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, ये भी आप याद रखेंगे। इन सभी चीज़ों को तो आपने माइंड में बिठा लेना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे। ये आपको पूछा जा सकता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे किस एक्ट में बने थे, ऐसे भी आपको क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकता है। और इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, जो ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसे भी ख़त्म कर दिया गया, उसे भी एंड कर दिया गया। लेकिन ड्यूल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है आया कब था, जब पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ, पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो दोनों के दोनों काम देखते थे, वो कमर्शियल अफेयर्स को भी देखते थे और पॉलिटिकल फंक्शंस को भी हैंडल करते थे। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने उनके ये दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। अब वो सिर्फ एक कमर्शियल बॉडी बनकर रह गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं अब से कौन देखेगा, उसके लिए एक नई बॉडी बना दी गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों के दोनों लंदन में बैठते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपने बताना है कि किस एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब कि वो अब ट्रेड भी नहीं कर सकती, सिर्फ वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाएंगी, उन्हें लागू कराने का काम करेंगी। अब ड्यूल गवर्नमेंट को एंड करने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म, और ईस्ट इंडिया कंपनी अगर खत्म तो उनको गवर्न करने वाली जो बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो भी खत्म। इसके साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे उन्हें भी खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं ये आपस में बहुत सी पॉलिटिक्स करने लगे थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लगता था कि जो काम है हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, धीरे धीरे कर कर हमसे हमारी ताकतें जो छीनी जा रही है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये एक अननेसेसरली बॉडी थी, वो चाहते थे कि इनको हटा दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन दोनों को, इनकी पॉलिटिक्स को देखते हुए और जो इंडिया में मौके की जो सिचुएशन थी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसको देखते हुए सभी चीज़ों को उन्होंने अबॉलिश कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया और उनकी ड्यूल गवर्नमेंट को भी ख़त्म किया। लेकिन अब ये जो भी काम करते थे, फंक्शन करते थे, इनकी जगह पर वो काम करेगा कौन? इसके लिए एक नई बॉडी इस्टेब्लिश की गई, एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होंगे वो लंदन में बैठेंगे और वो ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे और वो ब्रिटिश कैबिनेट के ही मेंबर होंगे, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होंगे, डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे ब्रिटिश क्राउन को और वो लंदन में बैठेंगे। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी, पूरा कंट्रोल होगा इंडिया के अंदर उसे गवर्न करने का, लेकिन रहेंगे वो लंदन में। फिर इंडिया में अगर वो लंदन में रहेंगे तो इंडिया में वो गवर्न कैसे करेंगे, कैसे गवर्नमेंट को चलाएंगे? तो उसके लिए एक वाइसरॉय की जो डेजिग्नेशन क्रिएट की गई थी, हमने देखा जो लॉर्ड कैनिंग को वाइसरॉय बनाया गया था। जो वाइसरॉय होंगे वो इंडिया में रहेंगे, वो भी ब्रिटिश क्राउन को ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेंगे, स्टेट सेक्रेटरी के थ्रू करेंगे। वाइसरॉय रिस्पॉन्सिबल होंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, वो अपने कामों की रिपोर्ट देंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फर्दर रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं क्या वो अकेले काम करेंगे? नहीं, उनकी हेल्प के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाकर दी गई, और उस काउंसिल का जो नेचर होगा वो एडवाइजरी होगा। मीन्स के
वो किसी भी मैटर पर सिर्फ अपनी एडवाइस दे सकती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। फाइनल डिसीजन जो हो लेंगे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही लेंगे। एडवाइजरी नेचर की काउंसिल होगी और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके 15 मेंबर की काउंसिल है ये एक बॉडी कॉरपोरेट होंगी। बॉडी कॉरपोरेट होने का मतलब है कि ये अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए अगर कोई भी काम करते हैं, कुछ भी किसी भी मैटर पर डिसीजन लेते हैं तो उनके रिस्पॉन्सिबल ये खुद होंगी। अगर इनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया गया काम आगे चलकर गलत पाया गया या फिर इनएप्रोप्रिएट पाया जाता है तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी और उनको स्यू किया जा सकता है इंडिया के अंदर भी और इंग्लैंड के अंदर भी। जैसे आज की डेट में प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास उनकी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो उनको हर मैटर पर एडवाइस देते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन रहता है वो प्रेसिडेंट का ही रहता है। बट अगर उनके द्वारा लिया गया कोई डिसीजन या उनके द्वारा किया गया काम अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर रहते रहते गलत पाया जाता है तो उन पर कोई भी सुनवाई नहीं बिठाई जा सकती किसी भी कोर्ट के अंदर, बिकॉज वो खुद से कोई काम नहीं करते प्रेसिडेंट, वो सिर्फ अपनी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस होती है उसी के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। लेकिन ऐसी फैसिलिटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नहीं दी गई थी। उन्हें बोला गया कि अगर आपकी और आपकी काउंसिल की ऑफिशियल कैपेसिटी में किया गया काम गलत पाया जाएगा तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे और आप पर सुनवाई भी हो सकती है। इनकी काउंसिल जो थी एक लीगल बॉडी थी और उनको बोला जाएगा काउंसिल्स ऑफ इंडिया। काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? काउंसिल के चेयरमैन होंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इसमें क्या हुआ कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो उसके बाद 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो लोग थे, प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे, स्पेशली अवध और झांसी, उन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे और एक साइड पर जो डलहौजी थे उन्होंने अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी उसको हार्श वे से, क्रूअल वे से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। इस चीज़ से भी लोग दुखी हो गए थे, लोग तंग आ गए थे, तो उन्होंने तो हथियार उठाने ही थे उनके खिलाफ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब जो है सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, अब हम इंडियंस को और प्रिंसली स्टेट्स को और ज़्यादा नाराज़ नहीं कर सकते। अब उन्होंने सोचा कि हमें इंडियंस की मदद की ज़रूरत है, अब हम इनको रूल मेकिंग की प्रोसेस में शामिल करेंगे। ये सब वो उनको एक दिखाने के लिए कर रहे थे, एक दिखावा ही कर रहे थे कि हम आपके लिए भी कुछ कर रहे हैं इंडिया में रहते रहते, लेकिन ऐसा कुछ वो कर नहीं रहे थे, ये उनको भी पता था। जो वाइसरॉय की काउंसिल है उसको एक्सपैंड किया गया, वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया। उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, जो इंडिया के लोग थे, उनको भी नॉमिनेट किया जाने लगा। जैसे 1853 के एक्ट में जो वाइसरॉय की काउंसिल थी उसको एक्सपैंड किया गया था, उसके जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे उनको सेपरेट किया गया था। उनकी काउंसिल के कुछ मेंबर कानून बनाने का काम करेंगे और कुछ मेंबर कानून को लागू करवाने का काम करेंगे। हम उसी वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ऑफिशियल मेंबर्स तो ऑलरेडी थे जो ब्रिटेन से अपॉइंट होते थे ऑफिशियली, लेकिन अब इनमें से कुछ मेंबर वो इंडियंस को भी लेंगे, लेकिन एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर लेंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर कि उनकी नॉमिनेशन की जाएगी वाइसरॉय के द्वारा। अब जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने 1862 में 3 इंडियंस को अपॉइंट किया एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर अपनी काउंसिल के अंदर। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर किए थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ये नॉमिनेशन नहीं हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। कौन से 3 इंडियन थे? राजा ऑफ किंग ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये उनकी काउंसिल के अब मेंबर बन गए थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर।
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो पावर की डिसेंट्रलाइजेशन अब हो गई थी जब हमने देखा कि 1773 से लेकर 1833 के एक्ट तक, 1833 के एक्ट तक पहले जो डिसेंट्रलाइजेशन थी उसको धीरे धीरे करके सेंट्रलाइज करा जाने लगा और 1830 तक आते आते मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। अब इस एक्ट में जो पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया, जो मद्रास एंड बॉम्बे की प्रोविंसेस थी स्पेशली उनकी पावर को अब रिवोक किया गया और जो मद्रास एंड बॉम्बे प्रोविंसेस के जो गवर्नर हैं अब उनके पास कुछ हद तक ताकतें आ गई थी। जैसे वॉइस रॉय की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी सेंटर में, ऐसे ही प्रोविंसेस के अंदर जो गवर्नर होते थे उनकी भी एक लेजिस्लेटिव और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। दोनों की दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनको नॉमिनेट किया जाएगा। वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो प्रोविंसेस के अंदर जो अब गवर्नर के पास कुछ हद तक पावर्स आ गई थी लेकिन कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं थी उनके पास। जब प्रोविंसेस को कंप्लीट ऑटोनॉमी भी मिलेगी, कब मिलेगी, वो हम 1935 के एक्ट के अंदर देखेंगे। अब उन्होंने एक बात और की कि एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाए, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाए। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने का मतलब है अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, ऑफिशियल मेंबर तो उनमें ऑलरेडी होंगे ही, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो इंडिया के लोग होंगे उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बढ़ेंगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने से नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है उस काउंसिल के अंदर वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो ऐसे ही 3 एरिया में 3 प्रोविंसेस के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया, बंगाल के अंदर, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के अंदर और पंजाब के अंदर। बंगाल के अंदर कब बनी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल? 1862 में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के अंदर 1886 में और पंजाब के अंदर बनी थी 1897 में। अब हमने बात की कि प्रोविंसेस के अंदर जब काउंसिल क्रिएट होगी नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बढ़ेंगी, लेकिन मेजॉरिटी किस चीज़ की होगी? क्या ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी होगी या नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी होगी? मेजॉरिटी अभी भी ऑफिशियल मेंबर की ही होगी, मेजॉरिटी होगी ऑफिशियल मेंबर्स की। जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो वाले मेंबर होंगे जो ब्रिटेन से ऑफिशियल वे में अपॉइंट होकर आएंगे और नॉन ऑफिशियल मेंबर वो होंगे जिनको इंडिया में रहते हुए या तो वाइसराय ने अपनी काउंसिल में ऐड किया होगा या फिर गवर्नर ने उसे नॉमिनेट किया होगा अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। Portfolio system introduced by Lord Canning in 1859 but got recognized in 1861। इस एक्ट में जो पोर्टफोलियो सिस्टम था उसको रिकॉग्नाइज किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने इसे पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था 1859 में। पोर्टफोलियो सिस्टम के अंदर जैसे आज की डेट में भी होता है कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास कोई ना कोई मिनिस्ट्री रहती है, गवर्नमेंट का कोई ना कोई डिपार्टमेंट उनके पास होता है और वो उन डिपार्टमेंट में किसी भी मैटर पर डिसीजन वगैरह लेते हैं। सेम उसी तरीके से इस काउंसिल के जो मेंबर होंगे उनको भी गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट का इंचार्ज दिया जाएगा और वो उस डिपार्टमेंट के किसी भी मैटर पर डिसीजन लेंगे, लेकिन अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बिहाफ पर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बिहाफ पर वो डिसीजन वगैरह लेंगे और उनकी काउंसिल को बोला जाएगा काउंसिल्स ऑफ इंडिया। एक तरीके से यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हो गया था। इस एक्ट के अंदर जो वॉइस रॉय थे उसको एक और पावर दी गई थी कि अगर कोई एमरजेंसी है, एमरजेंसी की सिचुएशन में जो वॉइस रॉय होंगे वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मीन्स कि टेम्परेरी रूल वगैरह वो बना सकते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी विदाउट डिस्कसिंग विद
काउंसिल, वो अपनी काउंसिल से डिस्कस किए बिना, काउंसिल की परमिशन के बगैर भी वो ऑर्डिनेंस और रूल वगैरह बना सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। और ऐसे रूल की जो लाइफ होगी, वैलिडिटी होगी, कब तक की होगी? 6 मंथ की वैलिडिटी होगी इस ऑर्डिनेंस की। लेकिन अब ये डिसाइड कौन करेगा कि सिचुएशन, इमरजेंसी की सिचुएशन कौन सी होगी? ये सब डिसाइड करेंगे वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि लंदन में बैठती हैं। ये दोनों ही मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये सिचुएशन इमरजेंसी की सिचुएशन है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 की तरफ। इस एक्ट में क्या हुआ? जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जैसे वॉइसरॉय की काउंसिल है और गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें तो नॉमिनेशन स्टार्ट हो गई थी पहले ही। अब उन काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो संख्या है, उनकी जो गिनती है, उनको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया, बढ़ाया गया। और काउंसिल को इंक्रीज़ करने के साथ साथ उनके फंक्शन जो थे उसको भी एक्सपैंड किया गया। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, उनके पास इतनी ताकत आ गई कि वो बजट को भी डिस्कस कर सकते हैं, और बजट के रिगार्डिंग कोई भी उनका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो वो एग्जीक्यूटिव से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये फैसिलिटी इस बजट को डिस्कस करने की और क्वेश्चन वगैरह पूछने की जो पावर थी, वो सिर्फ वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव वाली काउंसिल को ही दी गई थी। वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, सिर्फ उन्हें ही ये ताकत दी गई थी। प्रोविंसेस के अंदर जो गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, उनको ये ताकत नहीं दी गई, बिकॉज जो प्रोविंसेस के अंदर बजट को इंट्रोड्यूस करने की ताकत अभी मिली ही नहीं थी, तो उसकी लेजिस्लेटिव के पास भी ये ताकत नहीं होगी, बिकॉज प्रोविंसेस क्या थी उस टाइम पर, अपना खुद का बजट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में प्रोविंसेस को अपना खुद का बजट जो इंट्रोड्यूस करने की पावर दी गई थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर मिलेगी, वो हम आगे देखेंगे। अब जो हमने बात की कि नॉमिनेशन की जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, चाहे वो सेंटर की काउंसिल हो, चाहे वो प्रोविंसेस की हो, यहाँ पर प्रोविंसेस आएगा। प्रोविंसेस। लेकिन हमने पढ़ा कि वाइसरॉय की जो काउंसिल है उसमें नॉमिनेशन तो वाइसरॉय करेगा, ठीक है, इतना समझ में आएगा। लेकिन इंडिया के किस मेंबर को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर अपनी काउंसिल में वाइसरॉय लेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये इनको रिकमेंड किया जाएगा बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और जो प्रोविंसेस के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी वो रिकमेंड करेंगी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस इंडियन को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना चाहिए, और उनको फिर वाइसरॉय अपनी काउंसिल के अंदर नॉमिनेट कर लेंगे। फिर बारी आती है प्रोविंसेस के अंदर कैसे नॉमिनेशन करेंगे, कौन डिसाइड करेगा? प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर जो है नॉमिनेट करेंगे, किसकी रिकमेंडेशन पर? लोकल बॉडीज़ की रिकमेंडेशन पर। लोकल बॉडीज़ कौन होंगी? जैसे यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होंगे, ज़मींदार हो सकते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हो सकती हैं, ट्रेड एसोसिएशन हो सकती हैं, चैम्बर्स हो सकते हैं। ये सारी की सारी जो लोकल बॉडीज़ हैं, ये रिकमेंड करेंगी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, जिसे फिर गवर्नर प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अपॉइंट कर लेंगे। आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।